नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। इसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके पूर्व की क्लासेस में हमने अन्य निबंधों को पढ़ा है, जिसमें कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु के दो निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है और दिल्ली दरबार दर्पण। ये 4 निबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा 5वें नंबर का निबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी के एग्ज़ाम की। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में यह इकाई आपके 9वें नंबर पर है, इकाई 9 निबंध। और इस इकाई से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस कारण से यह चैप्टर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंट हुए एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन बने थे और आज की क्लास में हम बात करेंगे इस निबंध से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और साथ ही हम पूरे निबंध को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा तथ्य है कि इस निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1951। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष। तो उनका जन्म वर्ष होगा 1907। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यह निबंध जो नाखून क्यों पढ़ते हैं निबंध है, वह कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। ये आपसे इसी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। इस निबंध संग्रह में कुल 20 निबंध संकलित हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। पहला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। फिर दूसरा है आम फिर बौरा गए। ये जो निबंध संग्रह में संकलित निबंध है, ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। तीसरा है शिरीष के फूल। चौथा है भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य। पांचवा महात्मा के महाप्रयाण के बाद। छठवां ठाकुर जी की बटोर। सातवां संस्कृतियों का संगम। आठवां समालोचक की डाक। नौवां महिलाओं की लिखी कहानियाँ और 10वां है केतु दर्शन। आगे है ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया। फिर है साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, आगे हम क्या करें। फिर 15वां नंबर है धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम। 16वां है मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। 17वां है आंतरिक शुचिता भी आवश्यक है। 18वां है समस्याओं का सबसे बड़ा हल। 19वां है साहित्य का नया कदम और 20वां है आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। तो इस तरह से कुल 20 निबंध जो है इस निबंध संग्रह में संकलित हैं। इस निबंध को पढ़ने से पहले हम जो है इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, जो हम जब अपना निबंध पढ़ेंगे तो आपको इन तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि वात्स्यायन के कामसूत्र का इस निबंध में जिक्र है और सिकथक यानी कि इसका मतलब होता है मोम, अलक्तक यानी होता है आलता। तो जब हम निबंध पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे। गौड़ देश के लोग जो है बड़े नख पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नख पसंद करते थे। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कौन से देश के लोग बड़े नख पसंद वाले हैं, कौन से छोटे नख पसंद करने वाले हैं। फिर एक लाइन है सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। इम्पॉर्टेंट कथन है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसमें कालिदास का भी जिक्र है और उसका कथन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवचा। ये महाभारत की पंक्ति इसमें है। तो ये कालिदास की पंक्ति, फिर महाभारत की पंक्ति इम्पोर्टेंट है। फिर है गौतम बुद्ध, मनुष्यता सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना है। और इसमें जो बूढ़े व्यक्ति का जिक्र हुआ है वह महात्मा गांधी के लिए है। तो ये थी इस निबंध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। तो अब हम पढ़ते हैं निबंध को लाइन बाय लाइन। नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म वर्ष 1907। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही न सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं।
पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो इस तरह नाखून क्यों पड़ते हैं निबंध जो है कुछ कुछ व्यंग्यात्मक या प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। फिर देखते हैं, कुछ लाख ही वर्षों की बात है। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। तो देखिए, नाखून किस काम आते थे? जब मनुष्य जंगली था तो जीवन रक्षा के काम आते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, है ना? अस्त्र, जीवन रक्षा। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। तो नाखून के बाद किसका स्थान था? दांतों का। कब? जब मनुष्य जंगली था। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिए जो मैं बता रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। देखिए, नाखून के बाद दूसरा स्थान था दांत का, और उसके बाद जब वो बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा तो क्या आए? पत्थर के ढेले आए, पेड़ की डालें आई। तो रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। देखिए, रामचंद्र का की वानरी सेना का जिक्र है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। देखिए, हड्डी का भी आ गया, मतलब पत्थर के ढेले आ गए, दांत आ गए, नाखून आ गए, पेड़ की डालें आ गई, हड्डी आ गई, हथियार बनाने के लिए, है ना? और इन हड्डियों के हथियारों से में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। तो देखिए, दधीची मुनि का भी जिक्र है, किस लिए है? क्योंकि इनकी हड्डियों से ही वज्र हथियार जो है बनाया गया था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। तो हड्डियों के बाद आ गए धातु के हथियार। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे। देखिए, शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? कि जो हाथ से, हाँ, चलाया जा सके। जैसे कि शस्त्र में आपके आएंगे तलवार, तलवार हाथ से पकड़ते हैं, है ना? अस्त्र, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है धनुष, है ना? धनुष में तीर जो होता है वो आपके हाथ से छूटता है और दूर जाके लगता है, यानी कि फेंक के जिसको मारते हैं वो होता है अस्त्र, है ना? और शस्त्र वो है जो हाथ से छूटता नहीं है, आपके हाथ ही में रहता है और उसी से मारते हैं, जैसे तलवार। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो हम कहाँ पर थे कि सबसे पहले हड्डियों के हथियार बने, फिर उसके बाद धातु के हथियार बने। धातु में कौन सी धातु? तो लोहे की धातु। तो वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के लिए राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। देखिए, असुर के पास क्या थी? असुर के पास थी विद्याएं, लेकिन लोहे के अस्त्र नहीं थे। लोहे के अस्त्र किसके पास थे? मनुष्य के पास। और असुर के पास घोड़े भी नहीं थे, जबकि मनुष्यों के पास थे। तो आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य यानी मनुष्य, है ना? आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। तो लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्य की जो हिंसा की प्रवृत्ति थी, तो वो सबसे पहले जो शिकार करता था उसके पास नाखून ही एकमात्र साधन था शिकार करने का, अपने आप की रक्षा करने का। लेकिन विकास के क्रम में अब वो एटम बम तक पहुँच गया है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। नाखून के बढ़ने का सांकेतिक अर्थ है मनुष्य का हिंसात्मक होते जाना, उनके अस्त्र शस्त्र का बढ़ते जाना। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, युद्ध हो रहा है यूक्रेन रसिया का, तो उसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। यानी कि मनुष्य और खूंखार होते जा रहा है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है।
अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। तो नाखून क्या है? नाखून के यहाँ यह भी अर्थ है कि तुम भी जो नाखून बढ़ रहे हैं, यानी तुम में जब हिंसा की मात्रा बढ़ते जा रही है, तो तुम भी एक पशु के समान ही हो। जैसे पशुओं के नाखून होते हैं और वो उन्हें शिकार करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? तो तुम भी लाख वर्ष पहले यही थे, पशु की तरह, और आज भी वही हो, ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं। ततः किम, तो क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। यानी कि पुराने समय में नाखून ही जब उसके शिकार के लिए काम आते थे, तब नाखून को काटने पर डांट पड़ती रही होगी कि तुमने नाखून को क्यों काटा, इससे हम शिकार कर सकते थे। लेकिन अभी यदि बच्चे नाखून न काटे, तब हम अपने बच्चों को, मतलब मनुष्य अपने बच्चों को डांटता है कि तुमने नाखून क्यों नहीं काटा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाया जा रही है और मनुष्य है कि अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज पड़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह कैसे कहूँ? नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से, देखिए वात्स्यायन के कामसूत्र का जिक्र है, पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, कितने हजार वर्ष? 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, है ना? भारतवासी नाखून संवारते थे। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। अब ने नाखूनों की आकृतियाँ यहाँ पे दी गई हैं, तो आकृति आप याद रखेंगे क्योंकि आकृति आपसे पूछी जा सकती है। त्रिकोण, है ना? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकथक, सिकथक यानी मोम। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सिकथक का क्या अर्थ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में, है ना? और अलक्तक, आलता से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था, है ना? किसको लाल और चिकना बनाते थे? नाखूनों को। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का यह निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी एक बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। मतलब नाखून का बढ़ना भी कैसी वृत्ति है? सहजात वृत्ति है। यहाँ पे बोला गया है ना कि ये क्या करती हैं? अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं, है ना? केस का बढ़ना दूसरा है और दांत का दोबारा उठना तीसरा है। तो ये, और पलकों का गिरना चौथा है। तो ये 4 सहजात वृत्तियाँ बताई गई हैं। सहजात वृत्तियाँ असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियाँ को ही कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये लाइन, सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। और इसमें कौन कौन से का उल्लेख है? नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना और पलकों का गिरना। ये 4 बताई गई हैं।
हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। ये देखिए, नख बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति किसका प्रमाण है? पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और जो हम काट देते हैं वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, मनुष्यता को दर्शाता है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। तो भले ही नाखून जो है पशुत्व के चिन्ह के रूप में हमारे भीतर हैं, लेकिन हम पशुत्व छोड़ चुके हैं। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। अस्त्र यानी जो मिसाइल बनाते हैं, एटम बम बनाते हैं। तो लेखक जो है उस चीज़ को बोल रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये सब अब छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। हम इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि इंडिपेंडेंस जो शब्द है, इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद देखें तो इसका अनुवाद होता है अनधीनता, यानी कि किसी के अधीन न रहना। चाहे वो स्वयं के अधीन रहना हो, चाहे वो दूसरों के अधीन रहना हो, तुम किसी के अधीन मत रहो, यह होता है इंडिपेंडेंस। लेकिन हम जो हिंदी में इसका अनुवाद किए 15 अगस्त को, जब हमको स्वतंत्रता मिली, तब हमने स्वाधीनता इसका अनुवाद किया। स्वतंत्र, अपना शासन, स्वाधीन, अपने अधीन, तो अपने को ही अधीन रहना चुना। तो अंग्रेजी में कहना हो अगर मुझे स्वाधीनता को, तो ये सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। सेल्फ यानी स्वयं, और डिपेंडेंस यानी कि स्वयं के अधीन, है ना, कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, उसमें स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यानी कि हमारे जितने भी हमने आज़ादी के जो मायने निकाले, जो भी शब्द गढ़े, उसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। यानी कि ये हमने संयोगवश रख दिया है, या पूरी परंपरा हमारी जो है उसमें हम हमारी भाषा के द्वारा हमारी परंपरा जो है प्रकट हो रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अनजानी स्मृतियाँ, हमारी जो परंपरा है, उस स्मृति में, अवचेतन मन में जो हमारी स्मृति बैठी हुई है, उसके कारण हमने इंडिपेंडेंस का अनुवाद अनधीनता न करके स्वाधीनता किया, ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचा कर आरक्षित छोड़ दिए गए हों।
मतलब ऐसे कोई नौसिखिया नहीं है कि हमें अनजान जंगल में ले जाया गया और बिना रक्षा के छोड़ दिया गया हो। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो देखिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है, अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है, क्योंकि हम इसी से मर्यादित रहते हैं, इसी से संयमित रहते हैं। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है वह कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास का जिक्र है। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। हमें परीक्षा ही कर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर, यहाँ पे हिकर नहीं है, ये हितकर है, परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, है ना। तो अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। तो ये समस्त जातियों का क्या है, सामान्य आदर्श है भारत के, है ना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। यानी ये जो संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, वो हमारे खुद के द्वारा खुद पर लगाए गए बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वेद भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। किसे किसे? निर्वेद भाव, सत्य और अक्रोध, यानी कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, और शांति का भाव, ये हमारा सामान्य धर्म कहा है। किसमें? महाभारत में। पंक्ति है, एतद्धि तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, ये लाइन याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा?
बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, ये बूढ़ा कौन है? महात्मा गांधी। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। तो ये बूढ़े आदमी ने क्या कहा था? प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। कुछ इसी तरह का भाव आपको शिव मूर्ति में भी दिखाई दिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तुलना आप कर सकते हैं। और इसमें भी कहा है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, ये सेम पंक्ति भी आपको शिव मूर्ति में मिलेगी। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। ये देखिए, ये हिंसा को बताया गया है कि गोली मारना भी तो हिंसा है ना। तो मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि नाखून भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। वृहत्तर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। आखिरी पैराग्राफ, इम्पोर्टेंट लाइन, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थता किसमें बताई है? प्रेम में, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो चरितार्थता की ओर ले जाती है नाखून को काटना, और नाखून को बढ़ने देना उसे क्या अंध सहजात वृत्ति कहा है उसे। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि भले ही हमारे नाखून बढ़ते रहें लेकिन हम अपनी पशुता को बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा मतलब मनुष्य अपनी पशुता को बढ़ने नहीं देगा, ऐसा लेखक को उम्मीद है। तो देखते हैं, इसी के साथ हमारा यह जो निबंध है वह यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी बच्चे यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जून 2025 के एग्ज़ाम के लिए, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ये फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।